देखो, एक टॉपिक है जो इस बार थोड़ा सा प्रॉबेबल है, और वो टॉपिक है इज़राइल। ठीक। तो इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर के बारे में कोई कुछ जानता है? नहीं, बट उनकी हिस्ट्री क्या है? उनकी हिस्ट्री क्या है? हम्म। क्या है फैक्ट्स? नहीं। और हम्म। इज़राइल पैलेस्टाइन इशू। देखो, यहाँ पे कहीं अफ्रीका है। ठीक। ठीक। और यहाँ पे कहीं पे यूरोप। अब इस रीजन के आसपास एक कंट्री है, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी। कौन सा सी? मेडिटेरियन सी। इस रीजन के आसपास में कंट्री है जिसका नाम क्या है? इज़राइल। देखो, ये इम्पोर्टेंट क्यों है इज़राइल? इज़राइल तुमको यूरोप का भी एक्सेस देता है। जब तुम ऊपर जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? यूरोप। इज़राइल से तुमको अफ्रीका का भी एक्सेस है। यहाँ पे इजिप्ट है। क्या है? इजिप्ट। और इधर राइट साइड में देखोगे तो सीरिया है। सीरिया से तुम कहाँ जा रहे हो? एशिया में। ठीक। इजिप्ट से तुम कहाँ आ रहे हो? अफ्रीका में। मेडिटेरियन सी क्रॉस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? यूरोप। ऊपर साइड चले जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? यूरोप। ठीक। तो मतलब मैं ये बोल दूं कि इज़राइल एक ट्राई जंक्शन पे है। मैं क्या बोल दूं? कि इज़राइल एक, देखो, इज़राइल कहाँ पे है? एक ट्राई जंक्शन पे। ट्राई जंक्शन उसको तीनों जगह का एक्सेस देगा, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ठीक। यहाँ तक समझ में आता है? अब देखो, इज़राइल में, जहाँ पे अभी इज़राइल है, वहाँ पे पैलेस्टाइन नाम की कंट्री हुआ करती थी। मतलब समझे? जहाँ पे आज इज़राइल है, वहाँ पे पैलेस्टाइन नाम की कंट्री थी। पैलेस्टाइन में 80% मुस्लिम रहते थे। मुस्लिम थे और अराबिक लैंग्वेज बोलते थे, तो मैं उनको क्या बोल दूं? अरब्स। ठीक। लगभग 12% क्रिश्चियंस रहते थे, और 8% के आसपास ज्यूज रहते थे। समझते चलना। जिस जगह पे अभी इज़राइल है, उस जगह पे एक कंट्री हुआ करती थी 1800s में। मतलब 1917 तक मान के चलो, एक कंट्री थी जिसका नाम क्या था? पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन में 80% मुस्लिम्स थे, 12% क्रिश्चियंस थे, और 8% क्या थे? ज्यूज। अब देखो, एक चीज बोलते हैं जिसका नाम होता है एब्राहमिक रिलीजन्स। एब्राहमिक रिलीजन्स वो होते हैं
जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले दो लोग आए थे जिनका नाम था एडम और ईव। समझते जाना। और ये बिलीव करने वाले तीन ऐसे रिलीजन्स हैं दुनिया में। एक तो क्रिश्चियंस, दूसरा इस्लाम, और तीसरा ज्यूज। इसलिए तुम देखो तीनों में दफनाते हैं, तीनों में दफनाने का कॉन्सेप्ट है, तीनों में टोपी लगाने का कॉन्सेप्ट है, तीनों आइडल वर्शिप नहीं करते। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? क्रिश्चियंस में कुछ लोग करते हैं बट मोस्टली नहीं करते। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। अब तीनों तीनों में देखो, तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, मतलब इनका रूट एक ही है, एक ही पेड़ से निकली शाखाएं हैं। जो वो पेड़ था वो उसी जगह था जहां पे आज क्या बना हुआ है, इजराइल। और पहले वो क्या था, पैलेस्टीन। अभी समझो पैलेस्टीन से इजराइल कैसे बनेंगे, इस पे भी आएंगे। अब ये तीन रिलीजन्स थे, तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। इन तीनों में देखो डिस्प्यूट क्यों होगा। क्रिश्चियंस बोलेंगे जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड, कि भाई जीसस क्राइस्ट क्या है, सन ऑफ गॉड, भगवान के स्वयं। इस्लाम भी जीसस क्राइस्ट को मानते हैं बट जीसस क्राइस्ट को वो सन ऑफ गॉड नहीं बोलते, और वो बोलते हैं वो एक मैसेंजर हैं। किसके मैसेंजर? गॉड के। मैसेंजर को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो भी जीसस क्राइस्ट को क्या मान रहे हैं, प्रॉफिट। क्रिश्चियंस क्या मान रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है भाई। एक बोल रहा है कि ये सन ऑफ गॉड है, भगवान के बच्चे हैं स्वयं, और एक बोल रहा है कि ये मैसेंजर है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? फिर ज्यूज, ज्यूज बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो अ मैसेंजर बट द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैज टू येट अराइव। मतलब भगवान के बहुत सारे मैसेंजर्स होंगे जिनको हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलेंगे। क्रिश्चियंस बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है। इस्लाम बोलेगा कि मैसेंजर ऑफ गॉड है बट लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड कौन है, हजरत मोहम्मद। समझ में आ रहा है? अरे हजरत साहब की बात होती है इस्लाम में, उनको वो ये बोलते हैं, इस्लामिक मुस्लिम्स ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद इज आवर लास्ट मैसेंजर। तो अब कोई मैसेंजर नहीं आएगा, इसीलिए कुरान को वो फाइनल बुक मानते हैं। समझ में आ रहा है कि वो लास्ट मैसेज था फ्रॉम गॉड। बट जूस बोलेंगे द लास्ट मैसेंजर हैज येट टू अराइव। समझ में? तीनों में डिफरेंस, तीनों रिलीजन्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप देखो जिस जगह पे आज इजराइल है उस जगह पे पहले कभी क्या हुआ करता था, पैलेस्टीन। अब देखो ज्यूस के बारे में कुछ बातें समझो। जब 1800 चल रहे थे तो तुम सबने एक कहानी सुनी होगी, शाइलॉक जिसमें आता था। शाइलॉक याद आ रहा है? जूलियस सीजर। शाइलॉक उसमें ज्यू दिखाया गया था। और ज्यूस के बारे में एक बात बोलते हैं, आज भी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में है, ज्यूस। मार्क जुकरबर्ग कौन है, ज्यूस। तो ज्यूस को बिजनेस माइंडसेट में बहुत बड़ा माना जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ज्यूस कंट्रोल करते हैं। यूएस की ऑलमोस्ट इकोनॉमी सारी ज्यूस कंट्रोल करते हैं। और ज्यूस के बारे में एक खासियत है, आप ज्यू पैदा होते हो, आप ज्यू बन नहीं सकते। सब रिलीजन्स में कन्वर्जन अलाउड है। लेट्स से आई एम अ सिख एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म, आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ। इफ आई एम अ हिंदू आई वांट टू कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू इस्लाम, आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ। बट ज्यू नो, इफ आई एम नॉट अ ज्यू, मैं कुछ भी करूं मैं कभी ज्यू नहीं बन सकता। तो ज्यूस की पॉपुलेशन मतलब कैसी होगी, लिमिटेड। और ज्यूस किस पे कंट्रोल करते थे, बैंकिंग सेक्टर पे। और बैंकिंग तुमको भी पता है, एक चीज होती है ब्याज।
और ब्याज पे तो कितने झगड़े होते हैं। तो ज्यूस से क्रिश्चियंस के अंदर एक हेट आ गई ग्लोबली। वो धीरे धीरे, देखो तुमको लगेगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बट तुमको इजराइल पैलेस्टाइन समझना है तो उसका कुछ रूट होगा। एक दिन में रॉकेट नहीं चलने लगेगा, ठीक। अब ज्यूस के खिलाफ एक ना, कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज में, कि ज्यूज आर नॉट गुड और इनको हटाओ मारो। तो ज्यूस को मारना शुरू किया। अब ज्यूस पहले क्या होता था, कहीं कहीं भागते थे, कहीं कहीं पे भागा करते थे, कभी इधर एक्स जगह भाग गए, कभी वाई जगह भाग गए। ज्यूस डायस्पोरा पूरी दुनिया में था। डायस्पोरा क्या होता है बताओ, कहीं ना कहीं काम आएगा भाई ये सब भी। डायस्पोरा, देखो डायस्पोरा का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री के अलावा कहाँ कहाँ अवेलेबल हो। जैसे इंडियन डायस्पोरा, मतलब इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ इंडियंस रह रहे हैं उनको क्या बोलोगे, इंडियन डायस्पोरा। समझ में आया। अब ज्यूस का भी क्या था, डायस्पोरा। ज्यूस डायस्पोरा कहाँ रहता था, पूरी दुनिया में, है ना। अब ज्यूस के खिलाफ सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ हर जगह। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ज्यूस को मारना शुरू किया। अब जब तुम्हें मार पड़ेगी तो तुम कहीं तो भागोगे। अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स को मार पड़ेगी तो कश्मीरी पंडित्स कहीं तो भाग के आएंगे। समझ में आ रहा है। तो अब ज्यूस को भी क्या चाहिए था, खुद बताओ ज्यूस को क्या चाहिए था? एक जमीन जहां वो रह सके सेफ। तो 1800 के आसपास ज्यूस आना शुरू करेंगे। और ज्यूस पहले भी आ रहे थे, बट इतने कम आ रहे थे कि जो पैलेस्टीन नाम की जगह थी और जहां यहाँ अरब्स रहते थे, इन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। हिस्ट्री देखो कितनी चीजें सिखाती है। उस टाइम पे इन लोगों ने सोचा कि कितने ही आ रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं। समझ में आ रहा है। थोड़े बहुत आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम्हारे घर में 50 लोग रहते हैं, 2-4 लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आते रहे इनको। अब तुम सबने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 1-2 दोनों होंगे, 1 भी हुआ था। तो 1 में एक साइड जर्मनी था और ऑस्ट्रिया था, और इधर था ब्रिटेन और फ्रांस। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में अब इसको वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए, मिलिट्री। और मिलिट्री के साथ पैसा। पैसा ही नहीं होगा तो मैं कैसे R&D करूंगा, मैं कैसे। अरे वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग अपने आप को क्यों परेशान मानते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 में कोई ब्रिटिशर सोल्जर चला रहा था तो वो जो बुलेट खरीदी गई थी वो तो इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी थी। समझ में आ रहा है। तो क्या चाहिए था, पैसा और मिलिट्री, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलप। आज हम इतना डेवलप हो गए ना, बट आज भी वॉर हो जाएगी तो साइंटिस्ट की ज़रूरत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, ज्यू। आज तक नोबेल प्राइज सबसे ज़्यादा किसने जीता है, ज्यूज। तो कंसीडर्ड एज अ वेरी इंटेलिजेंट कम्युनिटी। इंटेलिजेंट तो थे ही थे, और इनके पास पैसे भी बहुत थे, और आज भी हैं, आज भी है। ज्यूज बहुत रिच है। अब दोनों लोग चाहेंगे ज्यूज मेरे साथ आ जाए। ब्रिटेन ने 1917 में, वॉर के बीचों बीच, वॉर चल रहा है 1914 से 18, ब्रिटेन ने बोला कि देखो ज्यूज, कम सपोर्ट मी, इफ यू विल सपोर्ट मी, मैं आपको एक लैंड दिला दूंगा। और यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ टर्की भी था। और टर्की कैसी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। टर्की में कौन रूल करता है, अब देखो 1919 से पहले, ये वॉर हुआ है 1914 से 1919 तक, 1819 तक, ठीक। ब्रिटेन प्रॉमिस कर रहा है 1917 में, दिख रहा है, 1917 में प्रॉमिस कर रहा है। और इस प्रॉमिस का नाम क्या रख रहा है, बेल्फोर डिक्लेरेशन।
अरे कोई बेल्फोर का फॉरेन मिनिस्टर वगैरह रहा होगा, समझ में आ रहा है? पक्का। अरे टॉर्ट्स में बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस भी तो है, बेल्फोर इज अ नेम। अब सुनो, जब 1919 में वॉर हो रहा था, इधर था ब्रिटेन, इधर था फ्रांस, और इधर कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। टर्की पे जो लोग रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ मुगल्स ने रूल किया, टर्की पे जो रूल कर रहे थे उस एम्पायर को बोलते थे ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर का जो सबसे बड़ा राजा होता था उसको बोलते थे खलीफा। और खलीफा को ही मुस्लिम वर्ल्ड अपना स्पिरिचुअल गुरु मानती है, कि खलीफा ने बोल दिया तो वही होगा। अब उस टाइम पे खलीफा रूल कर रहा था कहाँ? टर्की पे। खलीफा की सीट टर्की थी। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा सा एरिया था, आज का सीरिया, ईरान, इराक, ये सब आ जाता था। ईरान इराक नहीं, लेकिन सीरिया वाला एरिया, गोलन हाइट्स, इजिप्ट, काफ़ी एरिया आता था इसके हाथ में। और जहाँ पे आज पैलेस्टाइन इजराइल है, वो भी किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर। तो अब जब वॉर होगा तो एक जीत जाएगा, और जो जीतेगा वो उसकी ज़मीन का अपने हिसाब से हिसाब किताब कर देगा। ब्रिटेन ने बोला, कम ज्यूज प्लीज कम एंड साइड विद मी एंड मेक श्योर दैट आई एम विनिंग द वॉर, और बदले में हम आपको एक जमीन का टुकड़ा देंगे जहां आप सेफली रह लेना। यही चीज क्या, यही चीज तो ज्यूज मांग रहे थे इतने दिन से। उस चीज का नाम पड़ा बेल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है, बेल्फोर डिक्लेरेशन क्यों आया? क्योंकि ज्यूज अपनी जमीन मांग रहे थे। और जब तुम कोई चीज मांगते हो तो एक तुम्हारा मूवमेंट होता है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, आंदोलन। आंदोलन को इंग्लिश में मूवमेंट बोलेंगे। जब भी कोई चीज मांगते हो तो आंदोलन करते हो। तो जो इजरायली थे, सॉरी जो ज्यूज थे, ज्यूज भी आंदोलन कर रहे थे पिछले 20-25 साल से कि हमको एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। तभी तो ब्रिटेन बोलेगा हाँ ये ले लो। उस आंदोलन का नाम था जियोनिस्ट मूवमेंट। समझे? इस ज्यूज जियोनिस्ट नाम का मूवमेंट चला रहे थे, आस्किंग फॉर अ लैंड फॉर देमसेल्व्स। ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन देते ही इनको ये जमीन दे दी। अब बताओ, ये जमीन थी किसकी? पैलेस्टाइन था यहाँ पे। अब जब ज्यूज को ये 1917 में मिला तो ज्यूज आना सेटल करना शुरू कर दिए। अब तो जमीन मिल गई थी ना खुद की। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ज्यूज आते रहे। अब 1930s के आसपास हिटलर आएगा, और हिटलर जर्मनी में किसको मारेगा? ज्यूज को। फिर ज्यूज यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे वो? अब धीरे धीरे जो पॉपुलेशन 8% थी वो बढ़ के लगभग 30% हो जाएगी। में आ रहा है? और उन्होंने ये पैलेस्टाइन था मान लो, तो पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा दिया था ब्रिटेन ने कि इतने में रह लो, इतने में रह लो। ये धीरे धीरे आए, सेटल होते गए, धीरे धीरे आए, सेटल होते गए। अब धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो इनका एरिया बढ़ता चला गया। ठीक। फिर 9 फिर इस बार कौन था इधर? इधर था जर्मनी, इटली, और इधर था यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस और यूएसएसआर। फिर इन्होंने मदद मांगी किससे? और ज्यूस तो हेट कर ही रहे थे किसको? जर्मनी को। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। समझ में आ रहा है? वॉर जीता कौन? ये लोग। अब इन्होंने ये चले गए अपनी प्रॉब्लम लेके कहाँ? यूएन। कौन लेके जाएगा? और यूएन में बैठा कौन था सबसे हेड? यूएन ने 1947 में इजराइल नाम का देश एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल तो था ही नहीं, इजराइल तो था ही नहीं कहीं। और वो इजराइल निकाला कहाँ से गया? बोलोगे कि इजराइल ही क्यों पकड़ा था? देखो बात समझो, ये तीनों रिलीजन्स कहाँ से आए थे? अब्राहमिक रिलीजन्स
कहाँ से आए थे? जहाँ पैलेस्टाइन था। आज भी तुम देखोगे जाके तो इज़राइल में एक जगह है जेरूसलम, इज़राइल की कैपिटल है तेल अवीव, लेकिन इज़राइल की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जेरूसलम। जेरूसलम के पास में एक जगह है बेंथलेम, बेंथलेम में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, तो क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना के बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, ये भी जेरूसलम में सिचुएटेड है। और ज्यूज तो कह ही रहे हैं कि अब्राहमिक रिलीजन यहाँ से आया है, तो मेरा बर्थ प्लेस यही है, तो मुझे ये दो। समझ में आया? अब मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को मानेंगी या नहीं, तुम बताओ। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इजराइल को मानने से मना कर दिया। क्यों? उनका कॉमन ब्रदरहुड था। इजराइल ने किसकी जगह खींची थी? अरब्स की। अरब्स, मुस्लिम्स, पैलेस्टीन। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा? इजराइल यहाँ बैठा रहेगा और 1948 में एक वॉर फिर से होगी। मुस्लिम कंट्रीज मिलके किस पे अटैक करेंगी? इजराइल पे। और ये वॉर कौन जीतेगा? इजराइल। अभी इतनी जगह दे रखी थी और जगह घेर ली। फिर 10-15 साल 20 साल सन्नाटा होगा। 1967 में जैसे हिंदूज में दिवाली होती है, ज्यूज में एक फेस्टिवल होता है योम किपुर, ये पूछा हुआ एग्जाम में। योम किपुर वाले दिन यहाँ पे 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, देखना, ये सब मिलके किस पे अटैक कर देंगी? इजराइल को, उसी शाम जिस शाम योम किपुर होना था। और 6 दिन वॉर चलेगी। और कौन जीतेगा? फिर इजराइल जीतेगा। और अब इस बार इजराइल इतना मारेगा कि इजराइल यहाँ सीरिया से उसका कुछ हिस्सा खींच लेगा, जिसको आज लोग बोलते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स में भी अटैक होता है। इजराइल से वो, सीरिया से वो हिस्सा छीन लिया वॉर में। फिर यहाँ पे इजिप्ट के पास एक एरिया है जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। ये सब याद नहीं करना है, पर मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। सिनाई पेनिनसुला किससे खींच लिया? इजिप्ट से। वॉर किया था ना। अब इजिप्ट को बोला सिनाई पेनिनसुला तो मेरा, तो 1973 में इजिप्ट दुनिया की पहली मुस्लिम कंट्री बन जाती है जो कहती है अच्छा ऐसा करो, मैं तुमको मानती हूँ कि तुम एक कंट्री हो, तो मेरा सिनाई पेनिनसुला दे दो। तो इजराइल इनको सिनाई पेनिनसुला लौटाता है और बदले में क्या कहता है कि मुझको रिकग्नाइज करो। तो इजिप्ट दुनिया की पहली मुस्लिम कंट्री भी बन जाएगी जो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगी। समझ में आया? अब देखो, अब इजराइल को पता था इस वाले एरिया में जहां पे इजराइल सिचुएटेड है, इस एरिया में न्यूक्लियर पावर किसी के पास नहीं है। और इजराइल के दुश्मन कौन है? यही सारे मुस्लिम कंट्रीज, यही लोग तो है। अब मुस्लिम कंट्रीज में उनको ये पता है कि ईरान शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अभी से नहीं पता है, ईरान पे बहुत पहले से एलिगेशन लग रहा है। 2016 में CPOA नाम का अग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। याद नहीं करना है, बस बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आया, अब नहीं पूछेगा, उस टाइम पूछा था। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में दुनिया की 5 P5 कंट्रीज, समझ गए कौन सी? US, UK, रशिया, जिनके पास जो सिक्योरिटी काउंसिल में P5 +1 मतलब जर्मनी। ये 6 कंट्रीज ने किसके साथ मिलके साइन किया था? ईरान, कि तुम न्यूक्लियर एनर्जी बनाओ पर बॉम्ब नहीं बनाओगे। न्यूक्लियर एनर्जी भी बन सकती है, बॉम्ब भी बन सकता है, यूरेनियम इनरिचमेंट होती है, हैवी तो नहीं हो रहा? पक्का? समझ में आ रहा है? तो यूरेनियम इनरिचमेंट नाम की एक चीज होती है, जितना यूरेनियम इनरिच करोगे उतनी उसकी टेंडेंसी बनती है बॉम्ब बनने की। लेकिन जब उसको कम इनरिच करते हो तो उससे क्या बनता है? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज अ गुड थिंग, पोल्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ईरान बोलता है हम तो न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, ये लोग कहते नहीं तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। दुनिया में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है।
चाइना के पास है, यूएस के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है। 5 इनके पास है। इसके अलावा इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है और इसराइल के पास है। इंडिया पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब, मेरे पास भी गन, तुम्हारे पास भी गन। डराओगी तो तुम तब तक ना। रशिया क्यों मार रहा है यूक्रेन को? क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता उसके पास एक सिटी उड़ाने का भी, तो भी रशिया इतना नहीं मारता। अब इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इसराइल के पास, मैं एक वर्ड बताता हूँ, डेटरेंस, डर है लोगों को। पर ये चीज़ और किसी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं है। लास्ट ईयर भी यूएई, सऊदी, इन सब ने किसको रिकग्नाइज कर लिया? इसराइल को। तो धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को मानते जा रहे हैं। ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो अब ईरान इनको कैसे परेशान करेगा? जो पैलेस्टीन के लोग थे वो एकदम से तो कहीं गायब होंगे नहीं, उनको खदेड़ खदेड़ के ही रखा होगा ईरान में, मतलब जहाँ इसराइल था, कि इस कोने में डाल दिया। इस कोने में कौन रहते हैं? पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीन पहले पूरे में रहते थे, अब इस कोने में डाल दिया है किसने? इसराइल ने। नीचे है इजिप्ट, इजिप्ट कुछ हेल्प करता नहीं। इधर है मेडिटेरियन सी, यहाँ से कोई हेल्प आ नहीं सकती, यहाँ पानी है। यहाँ जो कंट्री है वो मेरी फ्रेंड है, और यहाँ मैं बैठा ही हुआ हूँ, तुम जाओगे कहाँ? इसलिए लोग बोलते हैं कि पैलेस्टीन अपने आप में एक क्या है? डिटेंशन सेंटर। तुम खुले में रह तो रहे हो, लेकिन कहाँ रह रहे हो? इधर तो पानी है, इधर से कुछ आ नहीं सकता, और इधर से मैं बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अटैक करेंगे ना, विद्रोह करेंगे ना, उनको तो फंसाया हुआ है। कुछ लोग तो करेंगे अटैक। अरे मैं तुम्हें कहीं बंद कर दूंगा, तुम्हारे जैसे कम्युनिटी के 1 लाख लोग, तो उसमें 10 20 25 तो भगत सिंह पैदा होंगे ना। तो वही वो लोग हैं जो है हमास। अब मैं देखो इनको, सॉरी मैं गलत चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन यार देखो टेररिज्म जैसी चीज़ क्या होती है? किसी के लिए टेररिस्ट किसी के लिए क्रांतिकारी होता है। अगर तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट देखोगे तो भगत सिंह इज़ अ टेररिस्ट, पर मेरे तुम्हारे लिए रेवोल्यूशनरी। समझ में आ रहा है? तो हमास इनके लिए टेररिस्ट है, दुनिया के लिए टेररिस्ट होगा, लेकिन जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए तो हीरो है ना। वही हमास है। अब हमास को लड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा और मिलिट्री। ये कौन फाइनेंस करता है? ज्यूस क्यों करेंगे? बेवकूफ़ हो क्या? ज्यूस को तो मार ही रहे हैं। इसी को तुम देख रहे हो। अब इसी में छोटी छोटी घटनाएं, छोटी क्या, किसी ने किसी का जनरल मार दिया, किसी ने किसी के यहाँ बम फेंक दिया, यही न्यूज़ में आता रहता है। कहानी यही है। एग्जाम में तुमसे क्या पूछ लेगा? जो सिटी में, जैसे मान लो कोई सिटी न्यूज़ में आ गई, जैसे बैरूत आ गई है। बैरूत ईरान में एक शहर है जिसमें अब इसराइल बमबारी कर रहा है। तो बैरूत तुमसे पूछ लेगा कि बैरूत कहाँ पे है। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है तुमने अखबार पढ़ा कि नहीं, तो तुम आंसर कर दोगे ईरान। लेकिन की कहानी यही है। अब इसमें कभी कोई इस पे अटैक करता रहता है, कोई उस पे अटैक करता रहता है, बस ये गेम चलता रहता है। लेबनान भी यही करता है। लेबनान इज मुस्लिम कंट्री। इसमें किस्से बहुत हैं, मैं तुम्हें वो किस्से भी बता दूं, लेकिन जो मोटी मोटी चीज समझनी थी वो ये है। अब इसके ऊपर कौन किस पे अटैक कर रहा है, कहानी किस्सा वही है, रूट वही है, कि 3 धर्म थे, अब्राहमिक रिलीजन्स। ज्यूस को मारा जाता था, ज्यूस के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था, तो ज्यूस को अपने लिए एक जगह चाहिए थी। ब्रिटेन बदमाश हमेशा से रहा है। 1947 में उसने इंडिया पाकिस्तान कराया। ये, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन है वो ज्यूस पैसे पे हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं। उनका ये लॉजिक है कि इसराइल को अपने लिए जगह चाहिए थी, और इसराइल जगह किस पे के नाम, कि हमारा एक अलग रिलीजन, हमें एक अलग जगह दे दो। अब ये तो हो जाती चीज़, पर यूएस ब्रिटेन सब चाहते थे इसराइल को एक जगह मिल जाए। अब लोग ये भी कहते हैं कि उनके, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि यूके, फ्रांस, ब्रिटेन चाहते थे, जानते थे कि मिडिल ईस्ट में ऑयल है, तो वहां पे एक अपनी कंट्री बैठा दो जो प्रो यूएस हो। इसराइल, इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, उसने ही बना लिया, मतलब अमेरिका चाह रहा था ना बना ले।
तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये भी कहती है कि ब्रिटेन और यूएस ये सब है कैपिटलिस्ट देश, कैपिटलिस्ट मतलब बिजनेसमैन, इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अब उस प्रॉफिट को भुनाने के लिए उन्हें पता था कि 20th सेंचुरी पूरी ऑयल और गैस पे चलनी है, ऑयल और गैस यहाँ पे मिलता है मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पे एक अपना गुंडा बैठा दो इसराइल नाम का। एक थ्योरी ये कहती है। एक थ्योरी ये कहती है कि इसराइलीज को रिलीजन के नाम पे एक वो चाहिए थी कंट्री, कहाँ से कोई कंट्री पैदा थोड़ी कर देते, किसी की ज़मीन ही हथियानी थी। तो उन्होंने फाइनेंस करके इंडिया पाकिस्तान बनवाया, और इंडिया पाकिस्तान बनाने से उनको ये आर्ग्यूमेंट मिल गया कि रिलीजन के नाम पे कंट्री बन सकती है। इसीलिए देखो 1947 में मारा होगा, और 1947 के 47-48 में ही यूएन अपना मास्टर प्लान निकाल देगा किसके लिए, इसराइल, और इसराइल एक्सेप्ट कर लेगा कि इसराइल नाम की कंट्री है। इसीलिए सब कनेक्ट हो जाता है। तो जो लोग ये मानते हैं थोड़े लिबरल विंग के हैं कि भाई पैलेस्टीन में जो लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, लिबरल हैं, थोड़ा लेफ्ट विंग में सोचते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं, इंसान के बारे में सोचते हैं, वो पैलेस्टीन के फेवर में बोलते हैं कि उनकी जगह थी, तुमने ज़बरदस्ती हड़प ली और उनको मारो मत डिटेंशन कैंप्स में। अब कुछ लोग राइट विंग का सोचते हैं, राइट विंग एज इन जो इसराइल सपोर्टर है, वो कहते हैं कि नहीं भाई मारो, तुम्हारी जगह थी। अब तुम डिसाइड करो किसकी गलती थी, किसकी ज़मीन थी, क्या होना चाहिए था, तुम्हारा खुद का ओपिनियन है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, ओपिनियन अपना खुद का रखना चाहिए। मैंने तुमको पूरी स्टोरी बता दी है, स्टोरी यही है। अब इसमें अटैक्स होते रहते हैं, न्यूज़पेपर में जब कोई अटैक होता है तो आता है, तुमको ये समझ में आ जाए, इसके बाद तुम कोई भी अटैक हो, कोई इंसिडेंट हो, इसी से रिलेट तो तुरंत पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी हो क्यों रहा है। बड़ी पिक्चर ये है। हाँ, ईरान का इन्होंने कोई जनरल मार दिया है इसराइल ने। अब इसराइल इन पे कह रहा है अटैक करेंगे, हम कह रहे हैं उन पे करेंगे। मतलब ये देखो बहुत सारे तुमको लोग बता देंगे, अखबार में रोज़ ही आता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी आता है वो सब रिलेट तुमको यहीं से करना है, सबके पीछे का लॉजिक यही है। समझ में आया? ये इवन इंडिया पाकिस्तान को भी इसी से रिलेट करके देखा जाता है, और ये कोई मैं छोटी मोटी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ये बात बहुत पॉपुलर है कि इसराइल को अपने कंट्री के रिलीजन के नाम पे कंट्री काटनी थी। उसके लिए उसको एक वो चाहिए ना भाई, तुमको अब जैसे तुम कोर्ट में जा रहे हो तो तुमको एक रूलिंग चाहिए कि पहले ये हुआ है। तो इस बात पे इंडिया पाकिस्तान डिवाइड करवा दिया कि पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बना है तो इसराइल क्यों नहीं बन सकता। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का थ्योरी ये है कि उनको पता था ऑयल एंड गैस इज़ द फ्यूचर, तो ऑयल एंड गैस मिलेगा मिडिल ईस्ट में मोस्टली, तो मिडिल ईस्ट में अपना एक बंदा चाहिए जिसके पास जो न्यूक्लियर इनेबल्ड हो। और मोस्टली ज्यूज देखो कहाँ से कंट्रोल करते हैं, यूएस। ऑलमोस्ट जितना जितना टेक है, जितना फाइनेंस है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? और कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट। अब ये समझ में आ जाएगा कि वो उस पर क्यों मिसाइल्स फेंक रहा है। हाँ, अरे देखो डिफेंस में ये सब बहुत होता है। अब जैसे मान S-400 पता है क्या होता है? हम्म? नहीं, S-400 तो हमने उनसे लिया है, रशिया से, एंटी मिसाइल सिस्टम। देखो दो टाइप के मिसाइल्स होते हैं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज। क्रूज मिसाइल अगर मान लो ऐसे बिल्डिंग्स हैं तो क्रूज मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी बदलना जानती है। अब बैलिस्टिक हमेशा ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, ठीक? तो मान लो एक एक्स कंट्री ने यहाँ से मिसाइल ड्रॉप की, तो मेरे पास एक ऐसा S-400 एक ऐसा रेडार है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल को रोकने वाला एंटी मिसाइल, जो ये ट्रेस कर लेता है कि ये कहाँ जा रहा है ट्रैजेक्टरी, और फिर वो यहाँ से इसको हवा में ही किल कर देगा।
तो मान लो ये कोई सिटी है, ये नई न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में ये सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और कोई मिसाइल न्यू दिल्ली की तरफ आ रही होगी तो ये किल कर देगी, एंटी मिसाइल सिस्टम। रशिया बनाता है S-400 नाम का। अब सेम टेक्नोलॉजी यूएस भी तो बनाएगा। अरे अगर मैं, टाटा सफारी बना रहा है तो टोयोटा इनोवा बना रहा है, पर्पस दोनों का सेम ही है। तो ये सेम चीज जब यूएस बनाता है तो उसका नाम रखता है थार्ड। टेक्नोलॉजी सेम, बस रशिया S-400 नाम से बनाता है और ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस होंगे, कंपनियां अलग अलग हैं, काम दोनों का सेम है। यूएस हमसे कह रहा था कि थार्ड खरीद लो इंडिया से, पर इंडिया ने थार्ड क्यों नहीं खरीदा बताओ? इंडिया और यूएस की लड़ाई भी हुई इस पे। अब पाकिस्तान के पास है F-16 फाइटर जेट। F-16 कहाँ का है? यूएस का। तो यूएस की ही मिसाइल और यूएस का ही एंटी मिसाइल सिस्टम, तो पावर किसके हाथ में आ गई? यूएस के। वो जब चाहेगा उसको फेल कर देगा। तो तुमको कोई ऐसा चाहिए ना जो इसके एंटी हो। समझ में आ रहा है? अब इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम रही है? इंडिया मोस्टली हमेशा पैलेस्टाइन के फेवर में बोला है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 20% पॉपुलेशन क्या है आज भी? मुस्लिम। तो कोई गवर्नमेंट एंटी पैलेस्टाइन बोल ही नहीं पाती थी, क्योंकि पैलेस्टाइन तो मुस्लिम्स के लिए है ना। और ज्यूज वोट से इंडिया में क्या मतलब? पर जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली बात है बीजेपी का वोट बैंक है नहीं कौन? तो उसको फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। अब तुम बोलोगे कि सर ये बताओ कि यूएई, इजिप्ट, ऐसे कंट्रीज, जॉर्डन, ऐसे कंट्रीज इजराइल को धीरे धीरे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, जो 21st सेंचुरी है वो फाइनेंस की है? एटीएम, स्टार्टअप्स, ई व्हीकल्स, फ्लेक्सी फ्यूल्स, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम, सब टेक्नोलॉजी की दुनिया है 21st सेंचुरी। क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग, फ्यूचर कहाँ है 21st सेंचुरी का? फाइनेंस और बैंकिंग में। फाइनेंस और बैंकिंग कैसे लोग चला पाते हैं? जो उस फील्ड में क्या हो, एजुकेटेड, लाइक लॉयर्स, सीए, अकाउंटेंट्स, ये जो भी हैं। ये कहाँ मिलेंगे तुमको चीप? इंडिया में, इजराइल में। क्योंकि ये तो तुमको भी पता है ना, ये जो मिडिल ईस्ट वाली दुनिया है ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। इनका गुड़गांव वाला हाल, वहाँ पेट्रोल मिल गया, गुड़गांव में ज़मीनें 90s में महंगी हो गई। अब एक जनरेशन पढ़ने में 20 साल लगाती है, पैसा आ गया 90s में ही, तो फिर वो कम पढ़ा लिखे होके भी तो लैम्बोर्गिनी खरीदेगा ना। तो वही हाल मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड समझो, वाइट इकोनॉमी। वाइट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो टूर, ट्रैवल, फन पे बनी हो। मतलब तुम अच्छे अच्छे होटल्स बनाओ, अच्छे मॉल्स बनाओ, लोग शॉपिंग करने आए, वाइट चीज़ें खरीदें, शूज़ खरीदें, बैग्स खरीदें, फैशन खरीदें, होटल्स घूमें, अम्यूज़मेंट पार्क्स जाएं। पूरा दुबई वही तो है। अब यूएई को भी पता है, जॉर्डन को भी पता है, और ये मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली, इन सब को पता है कि 21st सेंचुरी में ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी, सोलर रूफ टॉप आएगा, ई व्हीकल्स आएंगे,
उस दिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम बताया था, ये आएगा। सब कुछ ग्रीन होगा। ग्रीन होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है। ग्लोबल वार्मिंग कम कब होगी? जब CO2 का लेवल कम होगा। CO2 एमिशन कब कम होगा? जब लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीज कम बर्न होगी, तभी तो CHO NPS कम निकलेगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, तभी तो कार्बन कम होगा। अब कार्बन एमिशन कम करना है, तभी तो इंडिया कह रहा है कि नेट जीरो करना है 2070 में। यूएस को नेट जीरो 50 में और चाइना को 2060 में। नेट जीरो करने के लिए कार्बन एमिशन कम करनी है। कार्बन एमिशन कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पे स्विच करना है। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगी? प्रोफेशनल्स के पास। ऑयल एंड गैस की डिमांड कम होगी, तो यूएई को भी तो पता है कि इस सेंचुरी में मेरा ऑयल एंड गैस इतना नहीं बिकेगा, तो मुझे वाइट इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। इसीलिए तो वो बुर्ज खलीफा बना रहा है, इसीलिए तो वो पाम जुमेरा बनाएगा, इसीलिए तो वो दुबई में Formula 1 रेसिंग करवाएगा। तभी तो तुम देखो दुबई यूएई में लिबरल लॉज हो रहे हैं। पहले वहां लड़कियों को ड्राइविंग अलाउड नहीं थी, अब कर दी। पहले ओपन में अदर रिलीजन वर्शिप नहीं कर सकते थे, अब देखो कि उन्हें यंग प्रोफेशनल्स अट्रैक्ट करने हैं इंडिया और इजराइल जैसे कंट्रीज से, तो उनको वाइट इकोनॉमी बनानी है। तो वाइट इकोनॉमी पे जब फोकस है तो वो इजराइल से क्यों लड़ेगा भाई? वो तो आम आदमी लड़ेगा रिलीजन के नाम पे। यूएई को तो पता है ना कि फ्यूचर नहीं है। जब तक उन्हें ऑयल एंड गैस पता थी तब तक वो इस चीज को प्रमोट करते थे। अब उन्हें पता है ऑयल एंड गैस फ्यूचर ही नहीं है, वाइट इकोनॉमी इज द फ्यूचर। वाइट इकोनॉमी विल ओनली बी सस्टेन्ड थ्रू प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया एंड कंट्री लाइक इजराइल। तो फ्रेंडशिप रखो। समझ में आ रहा है? सबका अपना इंटरेस्ट है, सबके अपने प्रॉफिट्स हैं, उसी बीच ये सब झगड़े होते रहते हैं। एग्जाम में बस वही रेलिवेंट होता है कि कब कौन से शहर पे अटैक हो गया, उस शहर का नाम देख लो। कौन सी मिसाइल से अटैक हुआ, वो मिसाइल देख लो। अगर उस मिसाइल पे अटैक करने के लिए कोई एंटी मिसाइल सिस्टम रखा हुआ था तो उसका नाम देख लो। यही क्वेश्चंस आते हैं इसराइल पैलेस्टाइन से। किस्सा यही है। अब ये हर 2-3 महीने में चेंज होता रहता है, मुझे क्या पता 3 महीने बाद क्या करेगा इसराइल। पर तुम ये समझ लो फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबका अपना अपना फायदा है ना। अब जैसे क्या है, ये पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को यूएस कैसे देखता है? वॉर इकोनॉमी। तुम जब वॉर करोगे तभी तो मैं तुमको गन बेचूंगा। ये F-16 कब खरीदोगे तुम मुझसे? ये जो थार्ड बनाया है ये कब खरीदोगे? सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर चलता है जिसमें सामान लोडिंग होती है C-17 ग्लोब मास्टर, ये किसका है? यूएस का। अगर तुम ये सब करवाऊंगा ही नहीं तो C-17 ग्लोब मास्टर क्यों खरीदोगे? इंडिया राफेल क्यों खरीदेगा? वॉर इकोनॉमी। मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी है। अब यही लोग जो पैलेस्टीन के लिए यहाँ लड़ रहे हैं वही हमास है। यमन में लड़ रहे हैं तो हिजबुल्ला नाम से लड़ रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में इसराइल ने अपने अपनी प्रॉक्सी आर्मियां बैठा रखी हैं अलग अलग नाम से। उसी को दुनिया टेररिस्ट ग्रुप बोलती है। मुझे नहीं पता, तुम्हें टेररिस्ट बोलना है तो तुम टेररिस्ट बोलो, ये तुम्हें रेवोल्यूशनरी बोलना है तुम रेवोल्यूशनरी बोलो। अब वो तुम्हारी मर्जी है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो मैं क्यों मतलब मुझे नहीं लगता मैं उतना समझदार हूँ। पर बैक स्टोरी यही है, सबके इंटरेस्ट यही है। अगर तुम कल को पढ़ो कि यूएई क्यों इसराइल के साथ आ रहा है, मुस्लिम कंट्री है, तो वो मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया कि उनको इंटरेस्ट 21st सेंचुरी में इसी में। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई और डाउट हो तो बताओ, पक्का बताओ। क्लोज करे टॉपिक? हाँ, चलो आगे।